नमस्ते, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेके आया हूँ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस चैप्टर में केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स को समझाया गया है, बेसिक टर्म्स को बताया गया है, जिसमें से कुछ टर्म्स जैसे मैटर क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मैटर के स्टेट्स क्या क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, और फिर एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर में होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मैटर की प्रॉपर्टीज को कैसे हम लोग स्टडी करेंगे और उनका मेजरमेंट कैसे करेंगे। प्रॉपर्टीज में देखा था, प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्लासिफाई किया गया था। वैसे प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, जबकि वैसे प्रॉपर्टीज जिनके द्वारा मैटर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है उसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिर मेजरमेंट की ओर बढ़े थे हम लोग, जिसके लिए हमने देखा था कि दो तरह के यूनिट सिस्टम शुरुआत में यूज होते थे मेजरमेंट के लिए। एक था इंग्लिश सिस्टम, जो कि इंग्लैंड और उसके आसपास के देश या उसको फॉलो करने वाले देश यूज करते थे, और एक था फ्रेंच सिस्टम जिसको हम डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं या फिर मेट्रिक सिस्टम कहते हैं, जो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था। लेकिन 1960 के आसपास में 1960 में ही एक कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया जिसे हम एसआई यूनिट सिस्टम कहते हैं, जिसमें 7 बेसिक यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिया गया। और ये क्वांटिटीज हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। और इनके यूनिट्स को बताया गया, जैसे लेंथ के लिए दिया गया मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। जैसा कि इन सातों फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए ये सिंबल दिया गया है, उसी तरह से इनके यूनिट्स के लिए भी सिंबल दिया हुआ है। मीटर के लिए स्मॉल लेटर m, किलोग्राम के लिए स्मॉल लेटर k एंड g, और सेकेंड के लिए स्मॉल लेटर s, एम्पियर के लिए कैपिटल लेटर a, केल्विन के लिए कैपिटल लेटर k। इस तरह से 7 के लिए 7 सिंबल भी दिया गया है। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के अतिरिक्त जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, इन सभी क्वांटिटीज का भी यूनिट को हम इन्हीं 7 बेस यूनिट से ही डिराइव कर सकते हैं, इसलिए इनके यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, जबकि इन सातों को हम बेस यूनिट कहते हैं। यानी बाकी जो भी क्वांटिटी होगी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसका यूनिट हम इन्हीं सातों यूनिट्स को लेके डिराइव कर सकते हैं। तो आज का क्लास में हम लोग इन क्वांटिटीज का यूनिट को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनका यूनिट डिराइव करने से पहले एक चीज़ हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो उसके यूनिट के साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी उससे मल्टीप्लाइड रहता है, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी लगे रहते हैं उसके यूनिट के साथ। मान लीजिए कोई एक लंबा ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ को हम मेजर करना चाह रहे हैं, और जब मेजर करेंगे तो या तो वैल्यू हमारा वो 5 मीटर या 7 मीटर या 10 मीटर या 50 मीटर या फिर 100 मीटर, इस तरह से मीटर के साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, 5, 10, 20, 100, 500, 1000, जो भी हो एक नंबर आता है। यदि इस तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो तो उसे बार बार लिखने में हमें समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए एसआई सिस्टम ने क्या किया है, प्रीफिक्स का यूज का परमिशन दिया है। प्रीफिक्स क्या है यहाँ हम देख सकते हैं, इन सभी प्रीफिक्स का यूज हम
कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि मान लीजिए कोई एक लंबा ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ को हम मेज़र कर रहे हैं, सपोज़ वो 50 मीटर का है, तो उस 50 मीटर को क्या हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 मीटर? बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 5 जा 50 हो ही जाएगा, यानी 5 इंटू 10 मीटर। और 10 की जगह पर हम इस डेका प्रीफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी 5 इंटू 10 मीटर की जगह पर 5, 10 की जगह पर डेका मीटर लिख सकते हैं, यानी 5 डेका मीटर। चलिए कुछ एग्जांपल लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने मोबाइल का मेमोरी कार्ड को देखा ही होगा। हर एक मेमोरी कार्ड में उसका मेमोरी स्पेस को मार्क किया हुआ रहता है। किसी मेमोरी कार्ड का 500 एमबी का मेमोरी कार्ड होता है, किसी कोई 1 जीबी का होता है, कोई 2 जीबी का होता है। तो ये जीबी, एमबी क्या है, उसका मेमोरी स्पेस को बाइट यूनिट में दिया हुआ है। मान लीजिए एक मेमोरी कार्ड का मेमोरी स्पेस 10 लाख बाइट्स है, तो इसको हम कैसे इस प्रीफिक्स का यूज करके शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ हम देखेंगे। 10 लाख को क्या हम 10 का पावर 6 बाइट्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ काउंट करेंगे तो 6 जीरोस हैं, जो 10 का पावर 6 बाइट हो जाएगा। अब इस फिगर को हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ है। 10 का पावर 6 होना चाहिए। 10 का पावर 6 ये है जिसे हम मेगा कहते हैं, यानी 10 का पावर का 6 के जगह पर हम मेगा प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। तो इसे इसका मतलब हम कह सकते हैं 10 का पावर 6 बाइट इक्वल 1 मेगा बाइट। और मेगा के लिए देखिए यहाँ पर इसका सिंबल कैपिटल M है, तो बाइट के लिए B होता है, तो इसको हम 1 MB कह सकते हैं। तो इस तरह 10 लाख बाइट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में 1 MB लिख सकते हैं। केमिस्ट्री की जब हम स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री में एटम, मॉलिक्यूल्स की चर्चा होती है, और आपको पता है एटम और मॉलिक्यूल्स का क्या साइज होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था, एटम का साइज नियरली 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। यदि इसको हम इस तरह से सिंपल फिगर में लिखना चाहें, इस तरह का फिगर में, तो ये होगा 0.000000001 मीटर्स। तो इतने सारे जीरो और इतना लंबा फिगर लिखना, जब हम स्पेशली एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो बार बार लिखने में हमें समस्या होती है। तो इसे हम यहाँ पर दिए गए इन प्रीफिक्स के फॉर्म में इसको बदलने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको 100 से इंटू और 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से इंटू करने के कारण यह 100 इंटू हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करने के कारण इसका पावर -10 से -12 हो जाएगा। तो डिवीजन के कारण पावर माइनस में 2 बढ़ जा रहा है, और इंटू की है जिसके कारण यह 100 आया। इसको अब यहाँ हम देखेंगे कि 10 का पावर -12 कहाँ है। 10 का पावर -12 यहाँ पर है, जिसको हम पिको कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके जगह पर हम पिको लिख सकते हैं। तो यानी यह 100 पिको मीटर होगा। और पिको के लिए देखिए ये सिंबल है P, और मीटर के लिए सिंबल जानते हैं M, यानी इसको हम 100 पिको मीटर कहेंगे। यानी एटम का साइज क्या होता है, तो नियरली 100 पिको मीटर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रीफिक्स का यूज समझ गए कि यूनिट के साथ हम प्रीफिक्स का यूज कैसे कर सकते हैं। चलिए आज और कुछ हम फिजिकल क्वांटिटीज की चर्चा करते हैं, और उनका यूनिट को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मास एंड वेट को। साधारण बोलचाल में मास और वेट को हम एक ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। आज हम उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। मास क्या होता है, आप लोग जानते हैं, मास किसी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मैटर अमाउंट को मास कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में एक्चुअली में कितना मैटर है, उस अमाउंट को ही हम मास कहते हैं। जबकि वेट क्या है, उस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी के कारण कितना फोर्स लग रहा है, पुलिंग फोर्स, उसको हम वेट कहते हैं। तो मास और वेट दोनों अलग चीजें होती हैं। मास क्या है, मास है किसी मैटर का एक्चुअल अमाउंट जो ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, जबकि वेट होता है उस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी के कारण कितना पुलिंग फोर्स लग रहा है, उसे हम कहते हैं वेट। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे F = ma, जहाँ पर m क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, a क्या होता है, एक्सेलरेशन। यदि हम a को रिप्लेस कर दे g से, स्मॉल लेटर g से, जो होता है ग्रेविटी, तो F = हो जाएगा mg, और यही F
वेट कहलाता है, यानी वेट इक्वल टू mg। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ग्रेविटी का, ग्रेविटी का, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से पता चल रहा है कि यदि ग्रेविटी चेंज होगा तो वेट चेंज हो जाएगा। यानी मास हम कहेंगे कि मास एक कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, जबकि वेट वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि ग्रेविटी जगह वाइज चेंज होती है। यदि हम दो अलग अलग ग्रह की बात करें, अर्थ और जुपिटर, तो अर्थ में ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होता है, जबकि जुपिटर में ग्रेविटी अप्रॉक्स 25 होता है। यानी ग्रेविटी चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि वेट भी चेंज होगा ही। लेकिन मास दोनों ही ग्रह पर ज्यों का त्यों रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने मास और वेट के बीच का डिफरेंस को समझ लिया है। अब एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है, जबकि वेट का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमने मास एंड वेट को समझ लिया। हालांकि ये जो मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है, जब हम केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो वहाँ पर किलोग्राम में ना लेकर हम ग्राम या मिलीग्राम में लेते हैं। ग्राम मिलीग्राम क्या है? ये किलोग्राम का ही फ्रैक्शन है, क्योंकि किलोग्राम लार्ज क्वांटिटी है और केमिस्ट्री के रिएक्शंस में हमें स्मॉल अमाउंट में केमिकल्स लेने पड़ते हैं, और स्मॉल अमाउंट में लेने के लिए या तो हम ग्राम या फिर मिलीग्राम का यूज करते हैं। अगला फिजिकल क्वांटिटी की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि मास को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो आपको यह एनालिटिकल बैलेंस नजर आएगा, जिसमें हम एक तरफ केमिकल को लेकर वेट करते हैं, ठीक है, केमिकल का मास लेते हैं। तो केमिकल का मास हम हाईली एक्यूरेसी के साथ ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस एनालिटिकल बैलेंस। अब चलिए अगला फिजिकल क्वांटिटी की तरफ चलते हैं, जो है वॉल्यूम। वॉल्यूम, जैसे ही हम वॉल्यूम की बात करते हैं, हमारे ध्यान में लिक्विड की बात आने लगती है कि जरूर लिक्विड रहा होगा, इसलिए वॉल्यूम की बात हो रही है, लिक्विड या गैस। तो एक्चुअली वॉल्यूम है क्या? वॉल्यूम होता है टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना जगह घेर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का वही वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बराबर हम जानते हैं लेंथ क्यूब होता है, और लेंथ का यूनिट हमें पता है मीटर, तो एसआई यूनिट वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब होगा। अगेन मीटर इज अ लार्ज यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट है, तो केमिस्ट्री के लैब में फिर हम मीटर क्यूब, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए छोटे यूनिट्स जैसे सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब तरह का यूनिट यूज करते हैं, जो इसी का फ्रैक्शन है, ठीक है। हालांकि जब भी हम लिक्विड या गैस की बात करते हैं तो यूनिट के रूप में हमारे ध्यान में लीटर आता है ना। लिक्विड की जब भी हम बात करते हैं या गैस की, उसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो कितना लीटर है, इस तरह हमारे दिमाग में लीटर वर्ड आता है। लीटर भी क्या है? यूनिट है, जो कि एसआई यूनिट नहीं है। यह भी वॉल्यूम का ही यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं है। तो इस लीटर को हम एसआई यूनिट, मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में कैसे बदल सकते हैं? तो उस रिलेशन को हमने यहाँ दिखाया है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर बराबर ही होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 मीटर की बात, 1 मीटर क्यूब की यदि बात करेंगे तो वह 1000 लीटर बराबर के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम के यूनिट्स को समझा। अब केमिस्ट्री के लैब में वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ एपरेटस होते हैं, जैसे ये है, इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जिसमें कि लिक्विड सैंपल को स्टोर करके रखा जाता है, यानी यह एक स्टोरेज एपरेटस है। यह 1 लीटर का है, हालांकि यह हमें हर एक साइज 100 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 5 लीटर, हर एक साइज का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क केमिस्ट्री के लैब में देखने को मिल जाएगा। ये है मेजरिंग सिलेंडर। जब इस तरह के स्टोरेज एपरेटस से हमें
5 ml, 10 ml, 20 ml, 100 ml लेना होता है, तो इस तरह के मेजरिंग सिलेंडर्स काम आते हैं, जिसमें इस तरह का देखिए मार्किंग किया रहता है। यदि हम यहाँ तक इस सिलेंडर को फिल कर दें तो यह 10 ml होगा, जबकि यहाँ तक फिल कर दें तो यह 50 ml होगा, और यहाँ तक फिल करेंगे तो यह 100 ml होगा। यानी यह मेजरिंग सिलेंडर हमें मेजर करने में काम आता है। इसे कहते हैं पिपेट। पिपेट से क्या करते हैं, पिपेट से इसी तरह के स्टोरेज डिवाइस से हमें निकालने के लिए, केमिकल को लेने के लिए यूज होता है। जस्ट इस पिपेट को इसके माउथ से डिप कर देंगे और यहाँ से हम 25 ml सक करके ले सकते हैं। पिपेट से हम इस तरह से लिक्विड केमिकल को लेते हैं। और यह है ब्यूरेट। ब्यूरेट का क्या काम है, ब्यूरेट से हम दो लिक्विड केमिकल्स को मिक्स, कंट्रोल्ड वे में मिक्स करने के लिए ब्यूरेट का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरेट में हम इस तरह के ब्यूरेट में ऊपर से केमिकल को फिल कर सकते हैं, और यहाँ देखिए कॉर्क लगा हुआ है, इस कॉर्क को हम स्लोली ढीला कर देंगे, लूज कर देंगे, तो यहाँ से ड्रॉप वाइज या फिर जिस तरह से हम निकालना चाहें केमिकल यहाँ से बाहर आएगा, और दूसरे केमिकल में कंट्रोल्ड वे से मिला के मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से वॉल्यूम से रिलेटेड चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को हमने समझा है। अब अगला क्वांटिटी की तरफ चलते हैं। अगला क्वांटिटी क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में आप जानते हैं, डेंसिटी क्या है, तो यूनिट वॉल्यूम पर किसी चीज़ का मास कितना है, वही उसका डेंसिटी होता है। यानी डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट मास पर यूनिट वॉल्यूम, और डेंसिटी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका एसआई यूनिट हम बता सकते हैं, मास के लिए केजी और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, यानी एसआई यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। अगेन केजी पर मीटर क्यूब एक लार्ज यूनिट है। केमिस्ट्री लैब में इस तरह के बड़े यूनिट का हम यूज नहीं करते हैं। अगेन इसके फ्रैक्शंस का यूज करते हैं, केजी की जगह में ग्राम और मीटर की जगह में सेंटीमीटर या डेसीमीटर। यानी कि लैब में यूज होने वाला यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल है, एक है केल्विन, एक है डिग्री सेल्सियस और एक है फ़ारेनहाइट। हालांकि इन तीनों में से सिर्फ केल्विन एसआई यूनिट है। तो तीनों ही टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। जब हम बुक पढ़ते हैं तो बहुत जगह पर डिग्री सेल्सियस पर लिखा हुआ मिलता है, कुछ जगह पर फ़ारेनहाइट पर, कुछ जगह पर केल्विन पर। तो इन तीनों को हम एक दूसरे में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका रिलेशन को अभी हम लोग देखेंगे। तो रिलेशन सबसे पहले हम लोग केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन को देखते हैं। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस को 273.15 से जोड़ देते हैं। मान लीजिए कहीं पर हमें दिया हुआ है कि 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह पर 5 रखेंगे प्लस 273.15, और जब हम ऐड करेंगे तो वो ये हो जाएगा 278.15 केल्विन। तो इस तरह से डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदल सकते हैं। इसी प्रकार डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं इस रिलेशन को यूज करके। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि मार्केट में तीनों तरह के थर्मामीटर अवेलेबल रहते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, किस थर्मामीटर से, फ़ारेनहाइट लेवल्ड थर्मामीटर से। वही आप केमिस्ट्री के लैब में जाएंगे तो आपको डिग्री सेल्सियस मार्क किया हुआ थर्मामीटर दिख जाएगा, या फिर केल्विन मार्क किया हुआ थर्मामीटर, या फिर तीनों ही तरह के थर्मामीटर्स आपको केमिस्ट्री के लैब में दिख जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर को कैसे कैलिब्रेट किया गया है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, इन दोनों टेम्परेचर को मेजर करके, इन दोनों टेम्परेचर के हेल्प से कैलिब्रेट किया गया है। तो इस तरह से हम फ़ारेनहाइट थर्मामीटर को भी कैलिब्रेट कर सकते हैं और केल्विन थर्मामीटर को भी कैलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेके हम इंटर कन्वर्जन को समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कहीं पर दिया हुआ है कि 15 डिग्री सेल्सियस -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आप केल्विन में बदलिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इस रिलेशन को लिखेंगे, फिर डिग्री सेल्सियस की जगह पर -15 लेंगे
और इसे ऐड करेंगे, ऐड करने पर देखते हैं यह आ रहा है 258.15 केल्विन। इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट में भी हम बदल सकते हैं इस रिलेशन को लेकर। फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह पर अगेन -15 डिग्री रखेंगे और फिर +32 करेंगे और फाइनली हम देखेंगे कि -15 डिग्री सेल्सियस को यदि हम फ़ारेनहाइट में बदल रहे हैं तो यह 5 फ़ारेनहाइट हो रहा है, जबकि इसको केल्विन में बदल रहे हैं तो यह 258.15 केल्विन हो रहा है। तो इस प्रकार हम केमिस्ट्री की जो बेसिक टर्म्स या फिजिकल क्वांटिटीज़ जो दिए हुए थे, उनके बारे में हमने देख लिया है। आज हम लोग आज का क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। अगला क्लास में हम लोग बड़े-बड़े डिजिट्स के लिए, बड़े-बड़े फिगर्स के लिए जो डिजिट्स होते हैं या बड़े-बड़े फिगर्स को हम कैसे छोटे शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए साइंटिफिक नोटेशंस क्या हैं, विथ एक्यूरेसी कैसे हम कहीं पर लिख सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास यहीं